और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में होली का उत्सव शुरू हो चुका है, जो 40 दिन तक मनाया जाता है। एक दिन पहले ही बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर में लड्डू होली खेली गई और आज बरसाने में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की धूम नजर आई। ब्रज की इस अनोखी लठमार होली को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं। लठमार होली में रंगों का भी खास ध्यान रखा जाता है। रंगों में कोई मिलावट ना हो, इसके लिए टेसू के फूलों से बने रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है। लठमार होली की शुरुआत कैसे हुई और क्या है इसके पीछे की मान्यता, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बरसाने की लठमार होली का ये रंग देखिए। लड्डू मार होली के बाद आज ब्रज में कुछ इस अंदाज में भव्य तरीके से विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। इस मौके पर ब्रज की तमाम छोटी बड़ी गलियां राधा कृष्ण के असंख्य भक्तों से पट गई। कई लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल फेंकते नजर आए, तो कहीं होली के गीतों पर ये श्रद्धालु झूमते दिखे। होली के गीत संगीत के बीच बरसाने की महिलाएं, जिन्हें हुरियारन भी कहते हैं, उन्होंने लठ लेकर नंदगांव से आए हुरियारों यानी कि पुरुषों को कुछ इस मजाकिया अंदाज में पीटा। इस दौरान पुरुषों ने सर पर ढाल रखकर हुरियारनों के लठ से खुद को बचाने की कोशिश की। ब्रज में इस अनोखी होली को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है, जिसको लेकर हुरियारनों और हुरियारों के बीच गजब का उत्साह और उमंग दिखाई देती है। मथुरा में 13 दिन तक होली होती है और लठमार होली उनमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज ये पहली लठमार होली है। इसके बाद अधिकतर दिनों में जो लठमार होली है उसी को बार बार अलग अलग जगह पर दोहराया जाता है। जैसे आज ये लठमार होली राधा के गांव में हो रही है, कल यानी कि नंदगांव में, कृष्ण के गांव में होगी और उसके बाद ये अलग अलग इलाकों में होगी। यहाँ से बरसाना से लगभग 50 किलोमीटर दूर रावल गाँव है, जिसे राधा का असली गांव माना जाता है, वहां पर भी लठमार होली होगी। तो कुल मिलाकर अब यहां से ये शुरुआत हो चुकी है और ये लगातार यूं ही चलता रहेगा और इसे ही होली की शुरुआत मानिए। और ये तस्वीरें ही बताती हैं कि कैसे राधा और कृष्ण के प्रेम में आज भी लोग पागल हैं। कहते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत 5000 साल पुरानी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार नंदगांव में जब श्री कृष्ण श्री राधा रानी से मिलने बरसाना गांव पहुंचे, तो वो राधा और उनकी सहेलियों को चढ़ाने लगे, जिसके चलते राधा और उनकी सहेलियां कृष्ण और उनके ग्वालों को लाठी से पीटकर अपने आप से दूर करने लगी। तभी से नंदगांव और बरसाना के बीच इस लठमार होली का चलन शुरू हो गया, जो आज भी हर साल पूरे हर्ष और उल्लास के साथ ब्रज में मनाया जाता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग इस अनोखी होली को देखने और खेलने के लिए ब्रज पहुंचते हैं। कहाँ से आए आप? मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ और मुझे ब्रज की होली काफी अच्छी लगती है और मैं व्यस्तम समय निकाल के छुट्टी एंजॉय करने के लिए मैं पहले से ही तैयार करके आता हूँ। हम इटावा जिला से आए हैं। हाँ, पूरा ग्रुप है, कॉलेज से आए हैं। ये हमारे दोस्त है, ये पूर्वांचल से है, ये अलीगढ़ से है, ये गाजियाबाद, आगरा से है, ये बस्ती से है। वहीं इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से आई छोटी छोटी भजन मंडलियों ने भी अपने होली गीतों और राधा कृष्ण के भजनों से पूरे माहौल में भक्ति रस घोल दिया। श्री राधे गोविंद गोपाल आओ संग होली खेले, श्री राधे गोविंद गोपाल आओ संग होली खेले। हर उम्र के लोग इन भजनों पर झूमते और अपने आराध्य को होली खेलने के लिए पुकारते नजर आए। तेरे द्वारे राधे महल के बार के आयो श्याम तेरे द्वारे, श्याम तेरे द्वारे के आयो श्याम तेरे द्वारे।
की शुरुआती गीत है। नंदगांव से लोग आ गए हैं, राधा को पुकार रहे हैं कि अब घर से बाहर निकलो। नंदगांव से लोग आ गए हैं, श्याम आ गए हैं। यही गीत आज दिन भर चलते रहेंगे। कोरोना महामारी से जुड़ी पाबंदियों के हटने के 2 साल बाद ब्रज की गलियों में होली की ये रौनक नजर आई है, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी के दिन हुई। ब्रज के सभी तीर्थ स्थलों में अलग अलग परंपरा के साथ होली खेली जाती है और इसीलिए विश्व भर में ब्रज की होली का खास महत्व है। ब्रज से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बसंत पंचमी के दिन से ब्रज में शुरू हुआ होली का ये उत्सव 40 दिनों तक चलता है और इस दौरान होली अलग अलग रंगों में खेली जाती है और होली का अलग अलग रंग भी देखने को मिलता है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं इसमें शामिल होने के लिए, जिनकी सुरक्षा और शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसीलिए पुलिस प्रशासन की ओर से क्या क्या तैयारी है, देखिए जरा। व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जिसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारी है, जिसमें सिविल पुलिस, पीएसी दोनों की डिप्लॉयमेंट्स है। इसके साथ साथ हमारे इंटेलिजेंस की, अभिसूचना विभाग की हमारी डिप्लॉयमेंट है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं यहाँ पे, उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो, पार्किंग और बैरियर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों से मैंड हैं, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है, रूट डाइवर्जन प्लान है और आप लोगों के माध्यम से लगातार जन जन तक उसको पहुंचाया जा रहा है। जो हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट है उसको 6 जोन, 12 सेक्टर और 15 सब सेक्टर में डिवाइडेड है। जोनल प्रभारी जो हैं हमारे एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर्स हैं और सेक्टर प्रभारी हमारे डीएसपी रैंक ऑफिसर जो हमारे सीओज हैं वो हैं एंड सब्सिक्वेंटली हमारे डिफरेंट रैंक के ऑफिसर्स इसमें डिप्लॉय हैं। 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात सुगम तरीके से रहे उसको दृष्टिगत रखते हुए डिप्लॉय किए गए हैं। सभी की ब्रीफिंग की गई है। साथ ही साथ हम लोगों ने आयोजकों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पीस कमेटी मीटिंग और व्यवस्थाओं आपसी विमर्श करके व्यवस्थाओं को कायदे से उसको एस्टैब्लिश किया है। सभी विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन से इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा और लगातार हम लोग भ्रमणशील रहते हुए ड्यूटियों को चेक करना, साथ ही साथ उनको ऑन स्पॉट ब्रीफिंग भी हम लोग कर रहे हैं। प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था में इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे, हाँ, काफी संख्या में 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, उसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी चल रही है। इसके अतिरिक्त हमारे वीडियो कैमरे और जो हमारे सादे में हमारी फोर्स डिप्लॉयड है वो भी यहाँ पे अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है और सुरक्षित वातावरण में इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। यूपी के बाद अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां पुलिस खुद को चुस्त दुरुस्त करने में जुटी हुई है ताकि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा न हो। पुलिस वालों को हंगामे और दंगे वगैरह को लेकर खास ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें गतका की ट्रेनिंग भी अहम है और साथ ही कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए भी पुलिस कवायद कर रही है। मॉक ड्रिल के जरिए वो अपनी तैयारियों को परख रही है। इन तैयारियों के पीछे पंजाब में हाल के दिनों में पुलिस पर हुए हमलों को माना जा रहा है। पंजाब पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमकर कसरत करनी शुरू कर दी है। पुलिस वालों को पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट यानी गतका की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजाब के अलग अलग हिस्सों में कवायद की जा रही है। किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पंजाब में जगह जगह पुलिस को इसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। रोपड़ में पुलिस वालों को गतका के दांवपेच सिखाए जा रहे हैं, तो श्री मुक्तसर साहिब में भी पुलिस को हिंसा या दंगा जैसे हालात से निपटने के लिए गतका की ट्रेनिंग दी जा रही है। गुरदासपुर में गतका की ट्रेनिंग के साथ ही पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों को परखने की कोशिश की। दंगा या हिंसा की स्थिति में पंजाब में पुलिस किस तरह के हालात से निपटे, इसकी पुख्ता तैयारी की जा रही है। रोपड़ में पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए खास तौर पर ऐसे ट्रेनर्स बुलाए गए हैं जो खुद गतका की ट्रेनिंग ले चुके हैं।
ये पुलिस कर्मियों को तलवारों और लाठियों से लैस भीड़ का सामना कर उनसे निपटने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंजाब पुलिस ने अब एक नया तरीका अपनाया है और वो है कि निहंगों के साथ कैसे डील किया जाए, खासतौर पे क्योंकि उनके पास लाठियां होती है और साथ में होती हैं तलवारें। यहां पर अंगद और मनप्रीत हमारे साथ हैं, एक 20 साल का है और एक 18 साल के हैं। काफी हद तक मार्शल आर्ट्स है, गटका है, बाकी चीजें हैं जिसके लिए सिख जाने जाते हैं। लेकिन आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से है, और आप तो कई बड़े लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या करते हैं और किस तरह से आप इसके साथ जुड़े हुए हैं? अभी मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग करता हूँ। लेकिन जब हमने अमृत छका था, हम हमने गुरुद्वारे में गत्तके की ट्रेनिंग लेते। मुझे ट्रेनिंग लेते कम से कम 7 साल हो गए हैं। मैं गुरविंदर सिंह के अपनी ट्रेनिंग ली थी। तो पुलिस के साथ कैसे आप लोग जुड़े, ये ट्रेन करना खास तौर पे कानून व्यवस्था में? मुझे फोन आया था कि ऐसे पुलिस लाइन में भी गत्तके से ट्रेन करना है। श्री मुक्तसर साहिब में भी पुलिस गतका सीख रही है। इस दौरान हमले को रोकते हुए भीड़ को कैसे पीछे खदेड़ना है, इस सब की ट्रेनिंग भी पुलिस वालों को दी जा रही है। एसएसपी श्री हरबीर सिंह गिल आईपीएस जी के दिशा निर्देशों के तहत पुलिस मुलाजिमों की शारीरिक फिटनेस को देखते हुए और जरूरत के समय किसी भीड़ और दंगा विरोधी भीड़ को काबू करने के लिए स्पेशल तौर पर पुलिस के उस्तादों द्वारा और बाहर से ट्रेनर बुलाकर, जैसे कि मार्शल आर्ट्स गतका ट्रेनर के बारे में मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह ट्रेनिंग पुलिस लाइन के अलावा वक्फ थानों में भी करवाई जा रही है। गुरदासपुर में भी पुलिस की खास एक्सरसाइज हुई। यहाँ लाठी और हथियारों से लैस भीड़ का सामना कर उसे कैसे निपटना है, पुलिस वालों ने इसका अभ्यास किया। खुद के बचाव के साथ ही स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस यहाँ हर दांव पेच आजमाती नजर आई। यहाँ मॉक ड्रिल भी की गई। भीड़ अगर हंगामा करते हुए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करे तो उस स्थिति में पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए, इसे यहाँ आजमाया गया। दंगे की स्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए, इसकी तैयारी का जायजा भी मॉक ड्रिल के जरिए लिया गया। साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने और हालात को काबू में करने की तैयारियों को परखने की भी कोशिश हुई। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤਕਾ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਏ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਟਿव ਮੈਥड्स यूज करते हैं पब्लिक ਨੂੰ मॉब कंट्रोल ਦੇ ਲਈ। कानून व्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस लाइन के साथ साथ बाहर भी मॉक ड्रिल की गई। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। पंजाब में हो रही इस कवायद के पीछे दरअसल पंजाब में पिछले दिनों पुलिस पर हुए हमले हैं। हाल ही में अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इससे पहले चंडीगढ़ में भी पुलिस वालों को भीड़ के निशाने का सामना करना पड़ा। दोनों ही जगहों पर पुलिस निहंग सिंघों के सामने बेहद लाचार नजर आई। कहा जा रहा है कि इन घटनाओं से सबक लेकर पंजाब पुलिस अब खुद को बदलने की तैयारी कर रही है और इसी के चलते गतका की ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल जैसी ये कवायद शुरू की गई है ताकि पुलिस दंगाइयों से निपटने के लिए सक्षम हो सके। गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू, रोपड़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको बताते हैं कि गतका क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई और सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी ने गतका शब्द का वहीं से शब्द की इजाद हुई थी जिन्होंने सिखों को युद्ध कलाएं सिखाने और सैन्य परीक्षण के लिए प्रेरित किया था। गतका एक पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट फॉर्म है जो युद्ध की एक कला के तौर पर विकसित हुई। 1675 से 1707 के बीच गतका शैली विकसित हुई जब सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सिख फौज तैयार की और सिखों की फौज को तैयार होने के समय ही ये पारंपरिक युद्ध शैली बन गई थी। पारंपरिक कपड़ों में ढाल और तलवार से पारंपरिक युद्ध कौशल गतका का प्रदर्शन किया जाता है। आत्मरक्षा के साथ साथ
साहसिक खेल के तौर पर भी निहंग सिंह गतका खेलते हैं। सिखों के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में भी इससे जुड़े कई करतब देखने को मिलते हैं। 550 साल पुराने इस साहसिक और पारंपरिक खेल पीढ़ी दर पीढ़ी ये यूं ही विरासत के रूप में आगे चलता आ रहा है। रोपड़ में पुलिस की गतका ट्रेनिंग के पीछे मकसद क्या है और क्यों इसकी जरूरत महसूस हो रही है, इन सबको लेकर एसएसपी विवेक सोनी से खास बातचीत की मेरी सहयोगी कमलजीत संधू ने। पंजाब पुलिस की तैयारी साफ नजर आ रही है, खासतौर पे अजनाला और उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई हैं चंडीगढ़ मोहाली में जहां पे कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। आलोचना भी हुई है कि किस तरह से पंजाब पुलिस का रिस्पांस है, लेकिन उसके मद्देनजर डीजीपी ने साफ तौर पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और अब जिस तरह से निहंग्स हैं, मार्शल आर्ट करते हैं, गटका हैं, उन सबको डील करने के लिए खासतौर पे क्योंकि उनके हाथों में हथियार तो नहीं होते लेकिन लाठियां और कई बार तलवारें तक होती हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं विवेक सोनी जो कि यहाँ के एसएसपी हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से की जा रही है और क्या स्पेशलाइजेशन है? ये एक स्पेशल ट्रेनिंग जो है हमारी तरफ से दी जा रही है डिपेंडिंग अपॉन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। जिस तरह के ऑफेंसिव क्राउड हम फेस करना पड़ रहा है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट क्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा एक रिवीजन कोर्सेज क्रिएट किए जा रहे हैं जो लोगों को पहले भी हमारे यहाँ पे जो राइट ड्रिल होती है उसके तौर पे ये सब करवाया जा रहा है यहाँ पे। ये हमें बताया गया कि तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से है और कई यूनिट्स को ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन जहां तक अंजनाला इंसिडेंट की बात आ रही है जहां पे जो कुछ लोग हैं, समर्थक हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आ गए हैं, उसकी सेंसिटिविटी देखते हुए या बाकी चीजों को होलिस्टिक देखते हुए किस तरह से ये मॉड्यूल तैयार किया गया? इस मॉड्यूल में कुछ नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि अजनाला इंसिडेंट में देखा गया था कि कुछ तलवारें जो इस्तेमाल की गई हैं, उसके हिसाब से जो है सारे इक्विपमेंट को अपग्रेड किया जा रहा है। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसके अंदर भी लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है। जो रिलीजियस हमारा जो रिस्पेक्ट है हमारा फॉर गुरु ग्रंथ साहब, उसके बारे में सारे लड़कों को जो है ब्रीफ किया जा रहा है कि आप अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो किस तरह से आपने रिस्पेक्टफुली जो है अपने आप को कंडक्ट करना है और एट द सेम टाइम आपको लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉपर डिफेंड करना है। चैलेंज कितना बड़ा है खासतौर पे जो नॉर्मल पुलिस फोर्सिंग जो होती है और इसमें कितने दिनों में आप लोग ये कर पाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई नए यंग लड़के हैं वही ट्रेन कर रहे हैं। इसमें एक्सपोजर का भी एक फैक्टर आ जाता है। जो हमारा जो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है इसमें हमारी कोशिश ये है कि ये लड़कों को इन चीज़ों के बारे में एक्सपोज करें कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो शुड नॉट बी कॉट बाय सरप्राइज। तो इसके लिए भी ये हमारा एक एलिमेंट है, उनको सेंसिटाइज करने के लिए एलिमेंट है। और एट द सेम टाइम हम उनको ये भी बता रहे हैं कि हमारा जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल जो है ये लिमिटेड टाइम पे यूज होने के लिए है और किस तरह से पर्पज इंजरी इन्फेक्ट करना नहीं है, पर्पज जो है उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर को डिफेंड करना है। बिल्कुल, बहुत सही कहा कि किस तरह से तैयारी है पंजाब पुलिस की, अब वो सीधा नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में तैयार किए जा रहे हैं और खास तौर पे अजनाला इंसिडेंट के बाद जिस तरह से सवालिया निशान उठाए जा रहे थे, एक मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, रोपड़। और अब बात अरुणाचल प्रदेश में विकास की। चीन बॉर्डर से सटे अरुणाचल के ताली कस्बे का बरसों का सपना साकार हो गया है। ताली कस्बे को आजादी के 75 साल बाद सड़क मिली है। इस सड़क के बन जाने से इलाके का विकास हुआ है, नए रास्ते खुलेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से सटा हुआ राज्य है, लिहाजा इस सड़क का सामरिक महत्व भी बहुत है। यह अरुणाचल के चरदाड़ी जिले का ताली कस्बा है। नाचते गाते तालीवासियों के लिए यह दिन बेहद खास है। ताली के लोगों को आजादी के 75 साल बाद सड़क मिली है। दो 2017 में हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से वादा किया था कि उनकी अगली यात्रा सड़क मार्ग से ही होगी और ये वादा मुख्यमंत्री खांडू ने पूरा कर दिया। वायदा पूरा करने वाले सीएम पेमा खांडू का स्वागत तालीवासियों ने पारंपरिक अंदाज में किया। इस दौरान
लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई। मैंने पब्लिक को वादा किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं रोड बनाएगा और उसी रोड में हम बाई रोड आएंगे। तो यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस हुआ है। ताली कॉन्स्टिट्यूंसी एक लौता कॉन्स्टिट्यूंसी था पूरा अरुणाचल में जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं था, मगर अब हम लोग ने ताली जो हेडक्वार्टर है उसको हम लोग ने रोड को हम लोग कनेक्शन दे पाया है। अरुणाचल प्रदेश के न्योकुम उत्सव का काफी महत्व है और इसी खास उत्सव के मौके पर नेशी समुदाय के लोगों का बरसों पुराना सपना साकार हो गया। उन्हें सड़क मिल गई। इस उत्सव पर सीएम खांडू ने इस सड़क का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा यहाँ के लोगों को सिंगल लेन कूमे ब्रिज की भी सौगात मिल गई है, जिसका पुनर्निर्माण किया गया है। दरअसल सितंबर 2019 में कूमो नदी पर 280 फीट सिंगल लेन कूमे ब्रिज भूस्खलन के कारण ढह गया था, जिसके बाद नवंबर 2020 में इस पुल को दोबारा बनाने का काम शुरू किया गया। इस बार कूमे नदी पर बने आर्क ब्रिज को केबल सस्पेंडर और आरसीसी डेकिंग के साथ करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अब ये आर्क ब्रिज भी जनता के लिए खोल दिया गया है और इस ब्रिज के बनने से केवल ताली ही नहीं, आसपास के इलाकों के विस्तार को भी रफ्तार के पंख लग गए हैं। बहुत ही सुविधा हो गया है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये देखा जाए तो आपका ऑलमोस्ट बॉर्डर एरिया है। यहाँ से आप सरली जाएगा, पिपसोरंग सरली, उसी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को तो हम लोग बहुत दिल से थैंक यू बोलते हैं कि हम लोग का ताली जैसे एरिया में इंटीरियर पार्ट ऑफ अरुणाचल में हम लोग को रोड पहुंचा। अभी प्रयास के बाद रोड ताली तक तो पहुंच गया, तो रोड पहुंचने के बाद अभी बाकी जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडीसी का ऑफिस है, एडीसी का क्वार्टर्स वगैरह हो गया, स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वो अब यहाँ पे अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे रोड फिर ताली से आगे अभी बाकी गांव में जाएंगे और अभी यहाँ से फिर पिपसोरंग के लिए जब रोड पहुंचेंगे तो अकॉर्डिंगली बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंगली ग्रोथ होना शुरू होगा। अरुणाचल प्रदेश का करदाड़ी जिला चीन सीमा से लगा हुआ है। चीन की हरकतों पर लगाम कसने और उसी की भाषा में उसे दबाने के लिए यहाँ नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। पूर्वोत्तर में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आज भारतीय फौज का मनोबल भी आसमान पर है और इसकी वजह है ऐसी ही बेहतर सुविधाएं। बीते कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार हुआ है, जिससे सरहद तक सेना का पहुंचना भी आसान हो जाता है। अरुणाचल में एलएसी से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने का फायदा सेना के अलावा स्थानीय लोगों को भी हो रहा है। रोजगार से लेकर पर्यटन तक कई क्षेत्रों में अरुणाचल में नए रास्ते खुलेंगे। करदाड़ी से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की सुरक्षा और सामरिक लिहाज से सीमावर्ती इलाकों में सड़क मार्ग का बनना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत जरूरी है और ये काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के हाथों में है। दरअसल बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से बॉर्डर के इलाकों तक हर पॉइंट पर सेना को पूरे साल हर समय सप्लाई पहुंचाने का एक जरिया भी रहता है और ऐसे में सड़क, टनल, ब्रिज के होने से वहां के लोगों को तो फायदा होता ही है, साथ ही साथ सेना को सप्लाई में भी किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती। और इसी कड़ी में पिछले कुछ सालों में बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी तरक्की देखने को मिल रही है। भारत ने 2014 से अब तक एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जाल काफी मजबूत किया है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो साल 2014 से 20 के बीच भारत में
4,764 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। इसके अलावा करीब 14,000 मीटर पुलों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर चुकी है। जाहिर है विभाग ने सीमाओं पर सड़क निर्माण के क्षेत्र में बेहतरीन काम किए हैं और इसीलिए बीते कुछ सालों में इस विभाग का बजट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने इस साल सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण का बजट 43% बढ़ा दिया। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार की तरफ से बीआरओ को 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2 साल पहले तक जिस रोड यानी जो सेना के लिए सड़कें बनाई जाती हैं उसके लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे पिछले बजट में 40% बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए किया गया और इस साल ये बजट 5,000 करोड़ तक पहुंच गया है। पर्वतमाला मतलब सीमावर्ती इलाके, उन दुर्गम स्थानों पर जहां बहुत ज्यादा सड़कें अच्छी नहीं थी, जहां माना जाता था कि इन स्थानों पर रेल और सड़क पिछले 75 सालों में नहीं हो पाई, उनके ऊपर ये फोकस है। और इसका सिर्फ व्यापार या वाणिज्यिक रूप से महत्व नहीं है, सामरिक दृष्टि से भी इसे जोड़कर देखें तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती इलाकों में अच्छी सड़क का होना अपनी इन्फेंट्री को फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बॉर्डर रोड अच्छे हैं, हमारे सीमावर्ती इलाकों में रोड अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहरी देश की, दुश्मन देश की सेना उसका इस्तेमाल कर हमारे देश में घुस जाएगी। इसको अच्छा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपकी खुद की इन्फेंट्री को फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने के लिए, उसकी क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए जल्दी से जल्दी उन्हें सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जा सके, इसके लिए राष्ट्र को अच्छी सड़कों की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे में ही सुरक्षा बलों ने कश्मीरी पंडित की हत्या का बदला ले लिया है। पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकवादियों ने रविवार सुबह पुलवामा के अचन में संजय शर्मा नाम के कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद सोमवार देर रात अवंतीपोरा इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और मंगलवार को 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान टीआरएफ कमांडर अकीब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान एजाज अहमद भट्ट के तौर पर हुई है, जिनका ताल्लुक संजय शर्मा की हत्या से बताया जा रहा है। संजय शर्मा पर हमले के बाद से ही इलाके में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की टीमें शामिल थी और इसी दौरान सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई और दोनों आतंकी मारे गए। जो पहला टेररिस्ट है उसकी शिनाख्त हुई है एज आकिब, ये मलंगपुरा पुलवामा का रहने वाला है और ये पहले जो है एचएम के साथ मुंसलिक था और उसके बाद ये जो है पिछले कुछ महीनों से टीआरएफ लश्कर के साथ जो है काम कर रहा था। दूसरे जो टेररिस्ट है उसकी भी शिनाख्त अब हो गई है। उसका नाम एजाज अहमद भट्ट है, वो पश्तून अतराल का रहने वाला है और ये दोनों जो है जो एजाज है ये जैश के साथ मुंसलिक था और इसने भी जॉइंटली एचएम और लश्कर के साथ जो है ये एक यूनिक चीज जो सामने आ रही है कि जॉइंटली काम करना शुरू किया था और ये दोनों टेररिस्ट जो हैं वो जो रिसेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो किलिंग हुई है उसमें इन्वॉल्व थे और इसके साथ ही हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो फर्दर लीड्स हैं, फर्दर प्रोग्रेस हैं हमको मिले और बाकी जो ग्रुप्स एक्टिव हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। बात मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। इस साल सचिन तेंदुलकर अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे हैं और सचिन के साथ ही पूरा देश मास्टर ब्लास्टर का 50th बर्थडे मनाने के लिए तैयार है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सचिन के 50 साल पूरे होने पर बड़ा फैसला किया है। एसोसिएशन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू लगाने जा रही है और ये पहली बार है जब वानखेड़े स्टेडियम में किसी का स्टैच्यू लगेगा। स्टैच्यू सचिन का क्रिकेट में योगदान की याद दिलाएगा और नवंबर 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था और ये स्टेडियम उनके जीवन से जुड़े कई किस्सों को समेटे हुए है। सचिन के लिए स्टेडियम क्यों खास है, उन्होंने खुद बताया। यहाँ पे मेरा डेब्यू हुआ तो जो भी अगर जो एक बड़े मोमेंट्स रहे मेरे लाइफ में वो इस ग्राउंड पे रहे।
मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था 2011 वर्ल्ड कप। तो वो भी इसी ग्राउंड पे हुआ, मेरी रिटायरमेंट इस ग्राउंड पे। तो इस ग्राउंड के साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, और ऐसे मोमेंट्स मुझे क्रिकेट ने इस ग्राउंड पे दिए जो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता और किसी चीज़ के साथ। तो यहाँ पे लोकल एसोसिएशन जिन्होंने मुझे, मैं लिटरली 12 साल का था तब से देखा हुआ है, उनकी तरफ से ऐसा अप्रिसिएशन मिलना इज क्वाइट प्लीजिंग। वानखेड़े स्टेडियम वही स्टेडियम है जहां पर भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। 2011 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला गया था और इस स्टेडियम में भारत ने श्रीलंका को हराकर कई मिथक तोड़ दिए थे। भारत पहली बार ऐसी मेजबान टीम बनी थी जिसने वर्ल्ड कप जीता था, और इससे पहले किसी टीम ने अपनी जमीन पर वर्ल्ड कप हासिल नहीं किया था। इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हुआ, और इसीलिए ये स्टेडियम बेहद खास है। कहां लगेगा ये स्टैच्यू, देखिए वानखेड़े स्टेडियम से मेरे सहयोगी पारस दामा की रिपोर्ट। देश में क्रिकेट को लेकर लोकप्रियता हर प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ऐसे में मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम उन स्टेडियम्स में से एक है जहां से देश का कहें या फिर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेटर निकला, वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने अपनी क्रिकेटिंग की शुरुआत की थी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर वो बॉल बॉय हुआ करते थे। वहीं से उनको पहला डोमेस्टिक मैच भी यहीं से मिला और अपने करियर का आखिरी मैच भी उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम पे ही खेला था। ऐसे में अब सचिन तेंदुलकर जल्द ही 50 वर्ष के होने जा रहे हैं, और 50 वर्ष के होते ही उनको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। ये तोहफा उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, साथ ही साथ उनके फैंस के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनकी एक प्रतिमा बनाई जानी है। ऐसी प्रतिमा जो है पूरे देश में बहुत कम है, मगर जिस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए जो काम किया है, भारत का नाम रोशन किया है, लाखों लोगों को वो अपने क्रिकेट स्किल से प्रभावित कर चुके हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इसी जगह पे जहां पर हम खड़े हैं इनकी एक बड़ी प्रतिमा बननी है, और 30 अप्रैल को उसको यही इंस्टॉल करना है। यहां पर जितने भी लोग मैच देखने आएंगे उस प्रतिमा के साथ वो सेल्फी खींच सकते हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो डिसीजन है वो एमसीए द्वारा लिया गया है। सचिन तेंदुलकर यहीं से अपने खेल की शुरुआत की थी उन्होंने, और इसी जगह पे जो है उनका स्टैच्यू बनना है। 30 तारीख तक ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और 30 अप्रैल को इंस्टॉल कर लिया जाएगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।